स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बियॉन्ड साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। फ्रेंड्स, बताते चले, इस वीडियो को करने से पहले हम लोग का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रश्न में दिया हुआ है, पहला प्रश्न है दिया हुआ है, यहाँ देखिए, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। दूसरा दिया हुआ है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तथा तीसरा है, हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम सबका उत्तर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन उपयोग करने की निम्नलिखित हानियां हैं। इसमें कि पहला है, जीवाश्म ईंधन बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं और इसके भंडार सीमित हैं। दूसरा है, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि इसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तथा तीसरा है, जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण होता है। कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अतः जीवाश्म ईंधन के कुएं अम्लीय वर्षा के कारक हैं, जो मनुष्य के श्वसन संबंधी तथा शरीर के खुले अंगों में जलन पैदा करते हैं। तथा दूसरा प्रश्न है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, तकनीकी विकास के साथ साथ ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है। हमारी बदलती जीवन शैली अपने आराम के लिए अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग के कारण भी ऊर्जा की मांग अधिक हो रही है। यह ऊर्जा की मांग की आपूर्ति परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से नहीं पूरी हो पा रही है, अतः हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आगे देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, जल और पवनें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। शुरू में इसकी ऊर्जा का उपयोग बहुत सीमित था, परंतु तकनीकी विकास के कारण ये मुख्य ऊर्जा स्रोत की तरह विकसित हो रहे हैं। इस क्रम में अग्रलिखित सुधार किए गए हैं। देखिए, जिसमें कि पहला है, पवन ऊर्जा एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। पवन चक्की द्वारा पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक कार्य जैसे कुएं से जल निकालना और विद्युत जनरेटर चलाकर इसे विद्युत ऊर्जा में बदलकर विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। वही दूसरा है, बहते जल का उपयोग सामान्यतः यातायात के लिए किया जाता था, परंतु अब बांध बनाकर इस ऊर्जा को जल विद्युत ऊर्जा में बदलकर विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। उपयुक्त संबंध में नई तकनीक के प्रयोग के द्वारा उच्च दक्षता की मशीन बनाकर अधिक मात्रा में ऊर्जा का दोहन सुलभ हो गया है। आगे फ्रेंड्स देखिए, आगे हम लोग का पॉइंट है, वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसके अंतर्गत दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही हमारी ऊर्जा की मांग में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यानी कि फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी मतलब कि हम लोग कल कारखानों का इतना विकास कर लिए हैं, जिसमें कि हम लोग का प्रतिदिन ऊर्जा की मांग बढ़ रहा है, हम लोगों को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता हो रही है।
आगे है, हमारे जीवन शैली में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है और हमारे जीवन शैली यानी कि जो हमारे जीने का तरीका है उसमें भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। इसको इस तरह से समझा जाए कि आजकल की जो हमारे जीवन के कार्य हैं उसको ज़्यादातर मशीनों से किया जा रहा है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मसाला पीसने तक का। जैसे कि देखिए, जो घर में सब्जी बनता है तो मसाला पिसाता है, तो पहले सिलपट्टे पर या लोढ़ी सिलौटी भी हम लोग बोलते हैं, उस पे मसाला पिसा जाता था। लेकिन अब है क्या, हर घर में उस कार्य के लिए मिक्सी है। पहले हर घर में आटा पीसने के लिए जाता होता था, चावल कूटने के लिए घर में ओखली होता था, जो कि अब ये सब जो छोटे छोटे काम हैं वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि कपड़ा धोने के लिए फ्रेंड्स वॉशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। बर्तन धोने के लिए आजकल मार्केट में डिश वॉशर मशीन उपलब्ध हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन हो गया है और हमारे जीवन में ऊर्जा की मांग प्रतिदिन काफ़ी बढ़ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे और दिया हुआ है, हम अपने कार्यों को करने के लिए अधिकाधिक मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे औद्योगिकीकरण से हमारा जीवन स्तर उन्नत हो रहा है, हमारी मूल आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हो रहा है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है क्रियाकलाप 14.4। इसमें दिया हुआ है, अपने दादा दादी अथवा अन्य वयोवृद्ध से यह पता लगाइए कि वे विद्यालय कैसे जाते थे। तो फ्रेंड्स, वो तो विद्यालय यूं ही पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे। आगे है, अपने बचपन में दैनिक आवश्यकताओं के लिए जल कैसे प्राप्त करते थे। तो फ्रेंड्स, उस समय में जल कुआं से, नदी या तालाब से लाया जाता था। आगे है, अपना मनोरंजन कैसे करते थे। तो फ्रेंड्स, वो लोग अपना मनोरंजन खेल कूद के करते थे। आगे दिया हुआ है, उपरोक्त उत्तरों की तुलना इस प्रश्न के उत्तरों से कीजिए कि आप इन कार्यों को कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी विद्यालय या तो बस से, स्कूटर से या फिर साइकिल या फिर यही सब कोई भी वाहनों से जाते हैं। आगे दिया हुआ है, क्या इन उत्तरों में कोई अंतर है? यदि हाँ, तो किस स्थिति में बाह्य स्रोतों से अधिक ऊर्जा उपयुक्त हुई है। तो फ्रेंड्स, जो पहले का जीवन था और अब का जीवन है उसमें बहुत अंतर है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो अब का जो जीवन है उसमें ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। हम लोग मनोरंजन देखिए फ्रेंड्स, या तो टीवी देख के करते हैं, मोबाइल चला के, नेट का यूज करके, रेडियो सुन के, तो ये सब में हम लोग का ऊर्जा का ज़्यादा खपत होता है। तो ये यहाँ पे बाह्य स्रोतों से अब का जीवन में अधिक ऊर्जा की खपत होती है या उपभुक्त हुई है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे ही हमें अधिक ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता होती है। हम उपलब्ध एवं ज्ञात ऊर्जा स्रोतों के अधिक दक्ष उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकास करते हैं तथा ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करते हैं। जिस किसी भी ऊर्जा के नए स्रोतों को हम खोजते हैं उसी के उपयोग को मस्तिष्क में रखकर विशिष्ट युक्तियाँ विकसित की जाती है। अब हम ऊर्जा के उस नवीनतम स्रोतों पर जिनका हम उपयोग करना चाहते हैं तथा उस प्रौद्योगिकी की ओर जिसे इन स्रोतों से ऊर्जा संचित का दोहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, अपनी दृष्टि डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ऊर्जा के नए स्रोतों का क्या खोज कर रहे हैं। आगे देखिए दिया हुआ है, इस पर भी विचार कीजिए। यहाँ देखिए दिया हुआ, कुछ लोग यह कहते हैं कि यदि हम अपने पूर्वजों की भांति जीवन यापन करना आरंभ कर दें तो इससे हमारे ऊर्जा स्रोत तथा हमारा पारितंत्र संरक्षित रहेंगे। आपके विचार से क्या यह धारणा उचित है?
आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बात है सही है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे ऊर्जा का स्रोत की खोज कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण पर ज़्यादा प्रभाव न हो और हम लोग का अपना कार्य जो है जीवन शैली वो भी चलता रहे। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, सौर ऊर्जा का विकल्प निकाला गया है। तो आइए ऊपर आगे देखिए यहाँ पे सौर ऊर्जा के बारे में देखिए, यहाँ पे चर्चा किया गया है। देखिए, सूर्य लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर वर्तमान पर दक्ष विशाल मात्रा में ऊर्जा विकिरित कर रहा है तथा इस दर से भविष्य में भी लगभग 5 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा की वितरित करता रहेगा। सौर ऊर्जा का केवल एक लघु भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य परत पर पहुंच पाता है। इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित हो जाता है तथा शेष भाग पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है यहाँ पर, क्या आप जानते हैं भारत एक भाग्यशाली देश है क्योंकि यहाँ वर्षा के अधिकांश दिनों में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। लगाए गए अनुमानों के अनुसार हमारा देश प्रतिवर्ष, यहाँ देखिए, इतना जो है करोड़ किलोवाट घंटा अर्थात 50-100 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्रदान करता है। स्वच्छ आकाश, बादल रहित की स्थिति होने पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसत परिणाम 4 से 7 kWh प्रति m² के बीच होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों की लंबवत स्थिति खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं, जबकि इस क्षेत्र को सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी पर माना गया है। अनुमानतः इसका सन्निकट मान 1.4 kg प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर अथवा 1.4 kW मीटर स्क्वायर है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है क्रियाकलाप 14.5। इसमें दिया गया है 2 शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए। इसमें से एक को काला तथा दूसरे को सफ़ेद पेंट से पोतिए और दोनों में जल भरिए। इस शंक्वाकार फ्लास्क को 1 से 1.5 घंटे तक सीधे धूप में रखिए। दोनों फ्लास्कों को स्पर्श कीजिए, इनमें से कौन तप्त है। आप इन दोनों फ्लास्कों के जल के तापमापी द्वारा भी माप सकते हैं। क्या आप कोई ऐसा उपाय सोच सकते हैं जिसके द्वारा इन ज्ञान का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है दोनों फ्लास्क को पेंट करके हम यहाँ दोनों को 1.5 घंटे अगर सीधे धूप में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो काला कलर का फ्लास्क है वो ज़्यादा तप्त हमें दिखेगा उजला कलर के फ्लास्क से। तो देखिए, और इसका जो है ये जो उपाय है इसके द्वारा जो हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका दैनिक जीवन में हम कर सकते हैं कि अगर हमको ऊर्जा का अवशोषण करना है तो हम लोग ठंडे के दिन में हम लोग गहरे रंग के कपड़े जैसे कि काले, भूरे, ब्लू का उपयोग कर सकते हैं, या उसके लिए कोई भी बर्तन ऊर्जा को संचित करने के लिए, या गर्मी के दिन में ही अगर हमें ऊर्जा की आवश्यकता है तो गहरे कलर के रंग से ऊर्जा को अवशोषित करके हम लोग कर सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है सौर कुकर। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है ये सौर कुकर का एक डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, परिवर्तित होते हुए प्रकाश किरणें, और ये कांच का सीट है और इसके अंदर भोजन रखा जाता है और इसके अंदर भोजन पक भी जाता है। ये देखिए अंदर में काले रंग की परत है और ये
ब्लू रंग के। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। सम परिस्थितियों में परावर्तक पृष्ठ अथवा श्वेत सफ़ेद पृष्ठ की तुलना में कृष्ण यानी कि काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। सफ़ेद से ज़्यादा जो है काला कलर जो है ऊष्मा अवशोषित करता है। सौर कुकरों, यहाँ चित्र देखिए हम लोग देख चुके हैं 14.6 में, तथा सौर जल तापकों की कार्यविधि में इस गुण का उपयोग किया जाता है। कुछ सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे इनका ताप और उच्च हो जाता है। सौर कुकरों में कांच की शीट का ढक्कन होता है। याद कीजिए कि पौधघर प्रभाव के विषय में हमने क्या सीखा था। क्या इससे कांच के ढक्कन को उपयोग करने का कारण स्पष्ट होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्रियाकलाप 14.6 दिया गया है। इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए, किसी सौर कुकर और अथवा सौर जल तापक की संरचना तथा कार्य प्रणाली का विशेषकर इस दृष्टि से अध्ययन कीजिए कि उसमें ऊष्मारोधन कैसे किया जाता है तथा अधिकतम ऊर्जा अवशोषण कैसे सुनिश्चित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो काले रंग की परतें होती है उससे और कांच लगाकर इसमें अधिक ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। आगे दिया हुआ, सस्ती सुलभ सामग्री का उपयोग करके किसी सौर कुकर अथवा सौर जल तापक का डिज़ाइन बनाकर उसकी संरचना कीजिए और यह जांच करिए कि आपके इस निकाय में अधिकतम ताप कितना प्राप्त किया जा सकता है। सौर कुकर अथवा सौर जल तापकों के उपयोग की सीमाओं एक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। इसको अपना दोस्त लोग के साथ बैठ के चर्चा करना है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ सौर पैनल के बारे में दिया हुआ है। ये हम लोग जगह जगह पर सौर पैनल देख सकते हैं। यहाँ इस तरह के एक खंभे या पॉल से ऊपर में सौर सेल पैनल लगा हुआ होता है, और जिससे कि दिन में बैटरी चार्ज होता है और रात में यहाँ पर बल्ब जो है यहाँ पर लाइट देना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग सौर पैनल को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है, यह सरलता से देखा जा सकता है कि ये युक्तियाँ दिन के कुछ निश्चित समयों पर ही उपयोग होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग की इस सीमा पर सौर सेल का उपयोग करके पार पाया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी सौर सेल से 0.5 से 1.0 वाट तक वोल्टता विकसित होती है तथा लगभग 0.7 W विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पे जब बहुत अधिकांश संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है, जो कि चित्र देखिए हम लोग देख चुके हैं 14.7 में, जिसने व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। सौर सेलों के साथ संबंध प्रमुख लाभ यह है कि इनमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता, इनका रख रखाव सस्ता है तथा ये बिना किसी फोकसन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं। सौर सेलों के उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि इससे सुदूर तथा अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। इन्हें ऐसे तिरछे बसे हुए क्षेत्र में भी स्थापित किया जा सकता है जहां शक्ति संचरण के लिए केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला तथा व्यापारिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो प्रकृति में
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु सौर सेल को बनाने में उपयोग होने वाली विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर चांदी का उपयोग होता है, जिसके कारण लागत में और वृद्धि हो जाती है। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेल का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटर में सौर सेल का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा रहा है। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल्पकों तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल लगे होते हैं। सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिज़ाइन की गई आनत छतों पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो। तथापि अत्यधिक महंगा होने के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग अभी तक सीमित है। मतलब कि सौर सेल पैनल बनाने में अभी तक लागत ज़्यादा रहा है, इसीलिए अभी इसका घरेलू उपयोग अभी उतना नहीं किया जा रहा है व्यापक स्तर पर। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है समुद्रों से ऊर्जा। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। हमारा चैनल इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और साथ ही लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में।